Dear students, welcome to my platform, and today we will discuss current affairs which I have curated from newspapers, and I will be discussing almost 8 to 9 news articles which are from different subjects. For example, polity, sports, particularly hockey. There are 2 articles of hockey, then international relations, Japan and Russia, then article on economy, pharmaceutical exports, and many more articles which I can explain further in some time. So without wasting much of our time, let's begin today's session on daily current affairs elixir. So our first news item is safeguards against arbitrary arrest. You must have seen in newspapers, articles, TV serials and movies, and also in real life that many times it happens that people accuse the authorities of arbitrary arrest. तो वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड्स है, क्या प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या जजमेंट अभी तक दिए हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी मैं इन पीपीटीज़ में अभी डिस्कस करूँगा. तो धीरे धीरे करते करते हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट. The constitutionality of arrest in India needs to be examined to reinforce democratic value. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो ऐसे की वर्ड्स है ना, ये आपके मेंस में बहुत काम आएंगे आपके. जैसे कि the constitutionality of arrest in India needs to be examined to reinforce democratic values. ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों को मेंस के आंसर्स में लिखना होगा. एंड एंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन आर प्रॉपरली बैलेंस्ड. मतलब कोई भी दोनों में से एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रॉपरली जब तक वो बैलेंस रहेगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से सारी चीज़ें चलती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करें हमारे कंट्री में दैट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अरेस्ट शुड बी नीड्स टू बी एग्जामिन टू रीइंफोर्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 जजमेंट हेल्ड दैट एवरी अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रॉपरली एंड मीनिंगफुली इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट. जो भी ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है वो उस इंसान को पता होना चाहिए. उसके बगैर आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे. फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शैल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 एंड क्लॉज 1. आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह हम लोग देखेंगे सेक्शन 47 ऑफ BNSS, क्योंकि अभी आपको यही चीज़ याद रखनी होगी फ्यूचर में, क्योंकि एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस BNSS. तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है. अगर आपका लॉ ऑप्शनल है तो मे बी आई डोंट नो कि उसमें क्या होगा, बट GS में एटलीस्ट आपको यही कोड करना होगा आंसर्स में. सो फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन शैल अमाउंट टू वायलेशंस ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और ये जजमेंट भी आपको याद रखना है, विहान कुमार. अगर किसी तरीके से आप ये वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एंश्योर दैट यू शुड रिमेंबर विहान कुमार केस ऑफ 2025. देन व्हाट हैपन्स, समटाइम्स कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड विद द अरेस्टेड पर्सन्स रिलेटिव विच इज अपीयर्स टू बी अ फॉर्मेलिटी. मतलब फॉर्मेलिटी के लिए रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को बता दिया जाता है कि भाई आपका फलाना फलाना जो इंसान है इसको हमने अरेस्ट किया है. सो इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए विहान कुमार वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, कम्युनिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ द अरेस्ट टू रिलेटिव्स और प्रोवाइडिंग एम्बिग्यूअस रिकॉर्ड्स डज नॉट सेटिस्फाई द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स. तो बेसिकली अब ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ है. जैसे कि इमरजेंसी में भी अरेस्ट होते थे, फिर पंजाब में भी बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं. ऑन अ डेली बेसिस हम लोग देखते हैं कि पुलिस ले जाती है, रिश्तेदारों को बता देती है. तो इसको रोकने के लिए ये जजमेंट में ये बोला गया है कि भाई रिलेटिव्स को बताने से काम नहीं चलेगा, जिसको अरेस्ट किया उसे बताना होगा. देयरफॉर द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी डायरेक्टली इन्फॉर्म
ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन अ मैनर दैट एनेबल्स हिम टू अंडरस्टैंड हिम। मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंग्रेज़ी में कुछ भी बोल दे रहे हैं या जो भाषा में वो बोल दे रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा, वो जिस हिसाब से समझेगा उसी भाषा में आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये रीज़न से हमने आपको अरेस्ट किया है। दिस वुड बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी ऑफ पुटिंग अ चेक ऑन एनी पॉसिबल आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये जो अपने मनमानी को रोकने के लिए जो भी अथॉरिटी या जो भी सरकार वहाँ रूलिंग रिजिम में है, उनका ये जो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसको रोकने के लिए सारे सेफगार्ड्स इस जजमेंट में आए हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। द कोर्ट हैज़ ओपाइंड दैट इफ द इनिशियल अरेस्ट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन सब्सिक्वेंट रिमांड ऑर्डर्स वुड ऑल्सो बी डीम्ड इलीगल। ठीक है, तो अगर आपकी इनिशियल पहली ही अरेस्ट अगर हुई है किसी, कई बार होता है कि अलग अलग केसेस में होती है, तो अगर आपकी पहली ही अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जितने भी आपके रिमांड ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब डिम्ड इलीगल मानी जाएगी। मोreover, to fulfill the requirement of Article 22 Clause 2 and Section 58 of the BNSS 2023, the arrest memo must contain the time of the arrest। तो ये बेसिकली यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि वेदर द मेमो कंटेन्स द टाइम ऑफ द अरेस्ट और नॉट। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन these constitutional and legal provisions say that the police must present the arrested person to a local magistrate within 24 hours। मतलब किसी भी तरीके से अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने आपको लाके खड़ा करना होगा। एंड दिस एक्सक्लूड्स द ट्रैवल टाइम। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी को बिहार की पुलिस मुंबई से जाके या मुंबई पुलिस कहीं और से जाके अरेस्ट करती है, किसी और स्टेट में जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु से, कहीं से भी, तो क्या होता है कि इसमें इन लोगों को ट्रैवल का टाइम भी होता है, तो फ्लाइट है, ट्रेन है, तो वो ये जो 24 आवर्स की इनकी लिमिटेशन है इसमें बाधा ना आए, इसमें दिक्कत ना आए, इसलिए ट्रैवल टाइम को ये लोग इंक्लूड नहीं करते। तो प्रीलिम्स में ये हो सकता है कि मे बी टू कन्फ्यूज़ यू यूपीएससी एग्जाम फ्रेमर्स माइट पुट की इंक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। द कोर्ट ऑल्सो कंडेम्ड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट इन कस्टडी। कई बार हमने न्यूज़पेपर में देखा है, अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आया था तमिलनाडु से कि वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उनको सज़ा दी गई क्योंकि उन्होंने कस्टडी में लोगों की जान ली थी। और कई बार ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं, हर स्टेट में देखते हैं, बट ये जजमेंट तमिलनाडु वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे कन्विक्शन हुआ है। तो इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि द कोर्ट ऑल्सो कंडेम्ड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट इन कस्टडी अफर्मिंग द राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। तो ये भी आपको ध्यान में देना होगा कि जो राइट टू डिग्निटी है ये आपके आर्टिकल 21 में आएंगी। मतलब हो सकता है कि इस पर अगर प्रीलिम्स में सवाल आ जाए तो आपको गलत ऑप्शन मिलेंगे 3 और सही मिलेगा 1 आर्टिकल 21, तो आपको इस पे ही टिक करना है कि राइट टू डिग्निटी जो है वो आपके आर्टिकल 21 में ही आएगा। एंड डायरेक्टेड द स्टेट टू अमेंड इट्स प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर वायलेशंस। कि अब तक जो हुआ तो हुआ, उसके कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, बट यहाँ से अब सारी अथॉरिटी को ये इंश्योर करना है कि ऐसे वायलेशंस ना हो, मतलब किसी को इस तरीके से बेइज्जत ना किया जाए कस्टडी में। ठीक है, अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के हिसाब से भी। इवन मेंस में भी इस साल ये लोग पूछ सकते हैं कि 10 मार्क्स के लिए कि डिफरेंशिएट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उसके हिसाब से बाकी चीज़ें मैं अब यहाँ आपको डिस्कस करूँगा। वाइल डिटेंशन इज़ अ टेम्पररी होल्ड, ये कीवर्ड है यहाँ पे, टेम्पररी, ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। एंड द पर्सन इज़ नॉट चार्ज विथ एनी ऑफेंस। अगर किसी को डिटेंशन में लिया गया है तो उस पर ऊपर किसी भी ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया गया है, बस पूछताछ के लिए उसको लाया गया है। वाइल अरेस्ट इज़ अ फॉर्मर पुलिस कस्टडी विथ अ प्रोबेबल कॉज ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। अरेस्ट तभी होगा अगर ऑफेंस हुआ है वहाँ पे, उसके बगैर नहीं हो सकता अरेस्ट। और डिटेंशन जो होता है वो नॉर्मली बात, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए ही आपको बुलाया जाएगा। आर्टिकल 22 डील्स विद बोथ अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है,
तो ये दोनों से ही डिस्कस करता है आर्टिकल 22। इन दोनों के बारे में डिटेल में कहा गया है आर्टिकल 22 के बारे में, आर्टिकल 22 में। अब यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जैसे कि सिंपल हर्ट, डिफेमेशन, अ वारंट इज नीडेड फॉर अरेस्ट। विदाउट वारंट आपको इन सब इश्यूज में नहीं अरेस्ट किया जा सकता। बट अगर मर्डर का मामला है, रेप का है, तो इसको कहा जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसमें आपको अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। इसमें आपको कोई वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो इसके बारे में भी हम लोग अब देखेंगे। कंसिडरिंग दिस, it is obvious that allowing criminal prosecution to continue based on frivolous and false allegation would amount to an abuse of legal process and would also be detrimental to the concept of natural justice, which is perhaps the most significant form of justice enshrined in the constitution. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें जाएगी। अगर किसी को ऐसी फ्रिवलस ग्राउंड्स पे अरेस्ट हो रहा है, झूठे आरोप पे अगर आप किसी को पकड़ रहे हो, तो बेसिकली ये नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसका वायलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों का सेफगार्ड यहाँ पे रखा गया है। फिर उसमें गाइडलाइंस में ये कहा गया है द अरेस्ट शुड बी एन एक्सेप्शन इन केसेस वेयर द पनिशमेंट इज लेस दैन 7 years। जिन क्राइम्स में भी 7 साल से कम की पनिशमेंट है, तो वहाँ पे गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। द पुलिस मस्ट डिटरमिन वेदर एन अरेस्ट इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS। दस रूटीन अरेस्ट जो होता है कैनॉट बी मेड मियरली बिकॉज द पावर टू अरेस्ट हैज़ बीन गिवन टू द पुलिस। द नेसेसिटी मस्ट बी जस्टिफाइड। आपको जस्टिफाई करना होगा कोर्ट में। अगर आप 7 साल से कम के ऑफेंस जो भी सज़ा का प्रोविज़न है, अगर उसमें आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है अरेस्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेल नोन दैट पर्सनल फ्रीडम इज मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे प्रियम्बल में भी है, ठीक है। Unnecessary arrest hurt a person's reputation and would be detrimental to personal liberty। तो बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है, आपके ये प्रियम्बल में भी है। तो किसी भी इंसान की जो रेपुटेशन है कहीं ना कहीं वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंसान फिर शर्मा जाता है, सोसाइटी में उसको लगता है कि मेरी इज्जत कम हो गई, फलाना ढिमकाना जो और भी चीज़ें। इसीलिए किसी भी इंसान की रेपुटेशन को आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स against arrest and detention to ensure freedom of person and hence has a direct link with the concept of personal liberty under article 21। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो भी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे पर्सनल लिबर्टी, इसके पहले और डिग्निटी और भी चीज़ें जो मैं डिस्कस करूँगा, तो वो आपसे यूपीएससी सवाल पूछ लेगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कम्स अंडर आर्टिकल 21। फिर वहाँ यूपीएससी आपसे पूछ लेगी कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ आ जाएगा फिर ऑप्शन में उनके, जैसे वो लोग आजकल ये यूज़ कर रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन। तो ऐसे सारे सवालों के लिए आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट procedural safeguards for a person who is arrested, including the right to be informed and right to consult and be defended by his lawyer। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि उसे बताना बड़ा ज़रूरी है। अरेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है जिस भाषा में वो समझ सके, एंड देन फिर उसको कंसल्ट करने का भी हक है पूरा, अपने लॉयर से डिफेंड करवाने का भी हक है कि वो किसी लॉयर को हायर करे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल वो करवाना होगा। एंड फाइनली द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपके लक्ष्मीकांत में भी और डिटेल में दिया गया, उसमें से आप वहाँ देख सकते हैं उसको।
द आर्टिकल also deals with the concept of preventive detention where these procedural safeguards do not apply. ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही बताया कि ये कहाँ कहाँ सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो आप लक्ष्मीकांत में देख लेना। ये क्लास बहुत बड़ी ना हो इसलिए मैंने पूरी की पूरी जो सारी चीज़ें उसमें होती है, जैसे यूजुअली जो बाकी के लोग डिस्कस करते हैं, मुझे यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, मुझे पीएचडी करके दिखाना नहीं है कि ये क्या चीज़ है और बहुत सारा समय फिर उसी में चला जाएगा। टू द पॉइंट जो भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल से ढूंढा है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसी चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप से लक्ष्मीकांत से या दूसरे सोर्सेस में पढ़ सकते हैं उसको मैं यूजुअली मेरे सारी क्लासेस में, सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मैं अवॉइड करूँगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज़ इंस्पायर्ड, ये बड़ा क्रूशल वर्ड है, कहाँ से? ब्रिटिश लॉ। कौन सा? ये रेगुलेशन 14B ऑफ द डिफेंस ऑफ द रियार्म एक्ट 1914। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा मेंस के हिसाब से, अगर आपको उसको कोट करना हो, विच सेज दैट ऑल डिटेंशंस दैट आर नॉट प्यूनिटिव मे बी कंसिडर्ड प्रिवेंटिव। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भी कहाँ से लिया गया है और उसका बेसिकली जिस्ट क्या है, कि डिटेंशन का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। द डिटेंशन मे कंटिन्यू फॉर 3 months, ठीक है, एंड इफ द पीरियड एक्सपायर्स एन एडवाइजरी बोर्ड शैल परमिट द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड, कि इतने महीने तक तो आप रख सकते हो, इसके बाद अगर आपको रखना है तो फिर आपको एडवाइजरी बोर्ड की ही परमिशन लेनी होगी, उसके बगैर आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते डिटेंशन का, ठीक है। बट जो टेररिज्म से रिलेटेड चार्जेस है उसके बारे में चेंजेस हुए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। Thus, Article 22 protects a person from being arrested, detained, signifying the protection of his liberty against any arbitrary action of the state. तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड हाउएवर द प्रोविजन ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन exemplifies the exercise of the state's authority. The personal liberty in the constitution is founded in the principle of natural justice. ठीक है, कि भाई ये जो लिबर्टी है आपकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर आता है, एंड विच इज़ एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मैं समझाने जाऊँ तो इसमें भी अगेन वो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए आपके काम के हिसाब से, जीएस के हिसाब से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आती है। किसी दिन अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन करना हो तो मैं उसके लिए एक स्मॉल वीडियो आपको बना के रील्स के फॉर्मेट में मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा मुझे समझाना है और हर चीज़ के ऊपर अगर छोटी छोटी चीज़ें आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करने यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, वरना वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। फर्दर अब क्या है, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी case of 1978 suggests that Article 21 is related to Article 14 and 19। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस पर मैंने एक एमसीक्यू भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे बनाया है कि गोल्डन ट्राइंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए 14, 19 एंड 21, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपसे पूछ लेगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम अंडर दिस। तो आपको ये दिखा देगा 14, 19 और 21, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग 3 अलग अलग ऑप्शन होंगे जो गलत होंगे, तो आपका सही ऑप्शन होगा ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ द टू, आर्टिकल 14 इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस एंड द सब्सटेंशियल नेचुरल जस्टिस एमेनेट्स फ्रॉम इट, ठीक है। वेयर एज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 incorporates procedural natural justice. Therefore, any arbitrary exercise of the power of arrest or detention would amount to violation of the golden triangle. तो बेसिकली ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि भाई ये जो आर्बिट्ररी अरेस्ट है वो किस चीज़ को वायलेट कर रहा है, तो गोल्डन ट्राइंगल ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और ये तीनों चीज़ें भी वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल, फेयर ट्रायल इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। बहुत बार हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम इन हिंदी मूवीज़ दैट इन अ मूवी कॉल्ड पिंक,
in the movie called Pink, दामिनी, यहाँ पे ये बेसिकली रेप के केसेस को डिस्कस किया गया है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है इस आर्टिकल में। और रेप सर्वाइवर्स सेक्शुअल हिस्ट्री was expressly admissible as evidence under section 155 clause 4 of the Indian Evidence Act। मतलब रेप सर्वाइवर ने जो बोल दिया वो एडमिसिबल हो जाएगा, मतलब कोर्ट उसको सही मान लेगी। तो इसी प्रोविजन का जो अक्यूज है वो लोग गलत फ़ायदा उठाते थे। दे वुड क्वेश्चन जो लड़की जो कंप्लेनेंट है उसके कैरेक्टर को, जनरली भाई इमोरल कैरेक्टर की है, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते थे और वो इम्प्लाई करते थे कि कॉन्सेंट है उसमें, ठीक है। तो इन सब के वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी टू कन्विक्ट अ पर्सन। तो इसीलिए फिर ये प्रोविज़न को रिपील किया 2003 में। ऑल्दो द प्रोविज़न वॉज रिपील्ड इन 2013, ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान में रखना होगा, फॉलोइंग ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि जनरली फिर हर लॉयर जो है वो इसको ऐसे यूज़ करता था कि अक्यूज़ करता था विमेन को कि शी इज़ ऑफ इमोरल कैरेक्टर, उसकी क्रेडिबिलिटी को वो क्वेश्चन करता था। तो इस सब का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एंड देन इट गॉट रिपील्ड इन 2003 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन। द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग अ सर्वाइवर सेक्शुअल हिस्ट्री कंटिन्यूज टू कास्ट इट्स शैडो ओवर रेप ट्रायल्स। बट ये फिर भी सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट, अब वो नाम अगर आपको कोट करना है तो करो, बट जीएस में कोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 सब्सिक्वेंटली गेव स्टैट्यूटरी रिकग्निशन टू प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिल गया कि भाई आप ऐसे आप अक्यूज़ नहीं कर सकते किसी के कैरेक्टर को कि गलत कैरेक्टर, इमोरल कैरेक्टर, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये निर्भया केस के बाद में ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। एंड क्वेश्चनिंग अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग रेप सर्वाइवर्स और क्वेश्चनिंग देयर क्रेडिबिलिटी बेस्ड ऑन देयर सेक्शुअल हिस्ट्री। किसी भी विमेन की सेक्शुअल हिस्ट्री क्या है इसका कोई लेना देना नहीं है और इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डिस्कस होके ये आ चुका है, तो अब ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेगी। द 2013 अमेंडमेंट ऑल्सो इंसर्टेड अ प्रोविजो टू सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब है सेक्शन 149 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, barring questions from being posted to the victim during cross examination about her general immoral character और previous sexual experience। इससे ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, मतलब वुमेन से पूछे नहीं जाएंगे, एकदम बार कर दिया है, ठीक है। द राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution mandates that cases should be decided on facts and not stereotypes। तो स्टीरियोटाइप्स की अब कोई जगह नहीं है। एंड अगेन इसके पहले वाले जो आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था डिग्निटी और जो एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, वो ये भी एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू फेयर ट्रायल कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। एक्विटल्स बेस्ड ऑन सच प्रेजुडाइजेस इरोड्स पब्लिक फेथ इन द जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको मेंस में यूज़ करना होगा कि अगर ऐसे होगा तो फिर तो जस्टिस सिस्टम में फेथ ही नहीं रहेगा। एंड ये अगर आपको लॉ ऑप्शनल है तब आपको इनका नाम ध्यान में रखना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। डिफेंस लॉयर्स ऑफन circumvent the statutory bar by framing questions that allude to survivor's character or sexual history। तो कहीं ना कहीं चालाकी से जो लॉयर है डिफेंस वाले वो इस चीज़ को सर्कमवेंट करके कहीं ना कहीं वो चीज़ें अल्यूड कर देते हैं रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ द complainant। And again the same person said that courts have repeatedly held that a conviction can be based on the sole testimony of a survivor unless there are compelling reasons to seek corroborations। मतलब कन्विक्शन तो होना ही चाहिए सोल टेस्टिमनी ऑफ सर्वाइवर के जो भी दिया है उसके ऊपर,
अगर उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो कि जो भी विक्टिम कह रही है वो झूठ है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा, कोर्ट को इसको मानना ही चाहिए कि भाई वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है, सर्वाइवर जो है वो सही बोल रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द सुप्रीम कोर्ट 1996 ruling in state of Punjab versus Gurmeet Singh held that the statement of the prosecutress, if it inspires confidence, is sufficient on its own to sustain a conviction while expressing strong disapproval of trial courts casting a stigma on the character of the prosecutrix। ठीक है, तो यहाँ भी सेम बात हो रही है कि भाई अगर जो विक्टिम है, जो रेप सर्वाइवर है, अगर उसने बोल दिया है और अगर वो जो बोल रही है वो अगर कोर्ट का कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहा है तो फिर आपको कन्विक्शन देना ही होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, केमोथेरेपी सप्लाई चैलेंजेस। अब बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि केमोथेरेपी या कीमोथेरेपी, जो भी उसको आपको प्रोनाउंस करना है, कीमोथेरेपी बोल सकते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी है ये क्यों होती है? तो बेसिकली जब कोई पेशेंट कैंसर से गुजर रहा होता है तो उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, जो डैमेज करने वाले सेल्स होते हैं बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसके ऊपर रोकथाम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है। अभी ये जो आर्टिकल बेसिकली जिस चीज़ को डिस्कस कर रहा है उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा वो ख्याल है ही नहीं कि मैं तुम सभी को हर टॉपिक पे पीएचडी करवाऊँ। हमें उस आर्टिकल में जो चीज़ें दी गई है उसी पे ही, उसके इर्द गिर्द ही हमें चीज़ों को डिस्कस करना है लार्जली। अदरवाइज़ अगर हम हर चीज़ के पीछे जाएंगे, उसका बैकग्राउंड ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके नोट्स इतने बल्कि बन जाएंगे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू रिवाइज दोज नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राइसेस ऑफ प्लेटिनम, अ कोर रॉ मटेरियल यूज इन cisplatin and carboplatin have more than double, making old price control manufacturing rates financially unviable। So basically ये जो है प्लेटिनम जो है ये यूज़ होता है इन दोनों चीज़ों में, और इसके जो चीज़ें इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अनवायबल तरीके से बढ़ गए हैं। एंड एडिशनली जो शिपिंग का कंस्ट्रेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न एशिया का जो इशू चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह में, तो उसके वजह से रॉ मटेरियल आना भी बहुत मुश्किल हो गया है जो ग्लोबल सप्लायर्स से आता है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई है, वहाँ से वो की रूट है, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। डिस्पाइट अ गवर्नमेंट मूव टू रेज प्राइस कैप्स द शॉर्टेज परसिस्ट। तो बेसिकली ये पूरे एक लाइन में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जो एक कोर रॉ मटेरियल है जो इन दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, बेसिकली इसकी प्राइस डबल हो गई है। एंड इंडिया इज़ फेसिंग अ क्रिटिकल नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ 2 कीमोथेरेपी ड्रग्स। तो इसी वजह से इसका फिर शॉर्टेज होगा, क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फिर दवाइयाँ कैसे बनेगी, ये सब कैसे बनेगी, तो वो नहीं हो रहा है। सो ड्रिवन बाय सोरिंग ग्लोबल प्लैटिनम रॉ मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ गई। जब आपकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। शिपिंग बिकॉज वेस्ट एशिया का जो शिपिंग का रूट है वो डिस्टर्ब हो गया है एंड डोमेस्टिक प्राइसेस बाय मतलब बेसिकली यहाँ पे रीजंस को डिस्कस कर रहा है वो, ड्रिवन बाय सोरिंग ग्लोबल प्लैटिनम रॉ मटेरियल, वेस्ट एशिया के जो शिपिंग रूट के डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से एंड डोमेस्टिक प्राइस कैप की वजह से, ठीक है। अब ये है कि अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि सिस्प्लेटिन क्या है। तो इज़ अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रीलिम्स में इसको चेंज करेगा कि ये एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स एज वेल एज सर्टन ब्लड कैंसर्स। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो एजेंट है वो इनके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ब्लड कैंसर्स एंड सॉलिड ट्यूमर्स के लिए। एंड ये जो है हमारा कार्बोप्लेटिन इज़ अ सेकंड जनरेशन प्लैटिनम कंपाउंड दैट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट सॉलिड ट्यूमर्स। तो ये भी सॉलिड ट्यूमर्स को यूज़ करने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होता है। बोथ आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज कीमोथेरेपी ड्रग्स इन इंडिया एंड आर इंडिस्पेंसिबल in the treatment of several cancers including ovarian, head and neck, lung,
गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेस्ट एंड टेस्टिकुलर कैंसर्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों में हो रहा है, वो रेस्ट ऑफ द चीज़ों में भी होता है। Prices of platinum. The core raw material used in cisplatin and carboplatin have more than double, making old price control manufacturing rates financially unviable for companies. ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और फिर नेक्स्ट ये दिख रहा है, बता रहा है कि जो सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है, आर ऑल्सो क्रिटिकल इन ट्रीटिंग चाइल्डहुड कैंसर सच एज न्यूरोब्लास्टोमा, hepatoblastoma, germ cells tumors and retinoblastoma, and their therapeutic role cannot be easily replaced by alternative. तो इसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। सो दैट इज़ वाई इनका अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो ये बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती है। तो इसके पहले जो भी हमने कैंसर डिस्कस किए तो वो तो होगा ही, बट चाइल्डहुड कैंसर्स में भी ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। Platinum-based chemotherapy continues to be the backbone of treatment for several solid tumors despite advances in targeted therapies and immunotherapies. अब अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेटेड जो थेरेपीज़ होती है उसका मीनिंग क्या है, इम्यूनोथेरेपी क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अभी बस ये ध्यान में रखो कि भले ही एडवांसेस आ गए इन दोनों में भी, लेकिन फिर भी इसके जो यूजेज है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्लैटिनम बेस्ड जो कीमोथेरेपी होती है उसको ट्रीटमेंट डिलेज ऑफ सब्सटीट्यूशन विथ लेस इफेक्टिव रिजीम्स कुड कॉम्प्रोमाइज द आउटकम्स पर्टिकुलरली इन क्यूरेटिव इंटेंट कैंसर्स। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा एक नुकसान है कि अगर इसका सप्लाई कम हो जाए तो दिस इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन कॉन्करेंट chemoradiation for cervical and the head and neck cancers, where weekly cisplatin plays a vital role in enhancing the effectiveness of radiation therapy. So ये बहुत बड़ा ड्रग एजेंट है जो इन सब कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो अगर इसका सप्लाई ही कम हो जाएगा तो ये बहुत भयंकर लेवल पे ट्रीटमेंट अफेक्ट करेगा कई सारे लोगों को। एंड फिर जो भी आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो CDS के एग्ज़ाम भी ट्राई करते हैं और CAPF है उसको भी कई लोग देते हैं, पर्टिकुलरली ज़्यादातर लोग CAPF की तरफ जाते हैं। तो जो CAPF की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये सवाल यूजुअली पूछा जाता है कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा ज़ू, कौन से सिटी में है या कौन से स्टेट में है। तो उसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नोट डाउन करवाई है, तो ये आपके काम में आएगा। हमारे IAS या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में शायद ये सेंटर्स के नाम ना पूछे, बट अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेंटर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इस PPT में, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि द कर्नाटका गवर्नमेंट रन किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी इन बैंगलोर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो मेहदी नवाज जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी है तेलंगाना का, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर अगेन देर इज़ दिस important data that more than 11.5 million new cancer cases diagnosed annually in India. You can quote this data in your mains अगर कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कैंसर्स के ऊपर, ठीक है। Uninterrupted access to essential oncology medicines must be treated as national healthcare priority. तो जब कोई ड्रग अगर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो एक नेशनल हेल्थ केयर प्रायोरिटी होना चाहिए। और ये डेटा आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो टू मेक योर आंसर वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आई डाउट कि ये प्रीलिम्स में आएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत रेयर है कि ये सब चीज़ें ये पूछ लेगा, तो प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, बट मेंस के लिए आप यू कैन कोट दिस डेटा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप होप्स। बेसिकली अभी जो हमारी टीम है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी, तो वो कहाँ होगा वर्ल्ड कप, उसका कैप्टन कौन है, कोच कौन है, और हमारी जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी वो अब तक इस टूर्नामेंट में क्या रही है, वो सारी चीज़ें इस 4-5 पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड एक्सपीरियंस इंडियन वुमेंस हॉकी टीम विल हेड टू
नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम, जहाँ पे ये होने वाला है वर्ल्ड कप 2026 का एडिशन। कौन सा? 16th एडिशन। You all know that sports is a very favorite topic of UPSC, especially since last 4-5 years। 2020-21 से हर साल 1-2 सवाल 3 सवाल आ ही रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो 26 का जो हमारा विमेंस हॉकी का वर्ल्ड कप है ये 2 कंट्रीज़ में होगा। कौन सा एडिशन है? 16th। But India's tournament history, recent performance, and strong pool of title contenders offer little optimism, as the current side aims to improve on a best ever 4th place finish achieved at the inaugural edition of 1974. So basically इंडिया की जो विमेन टीम है उसका हाईएस्ट जो परफॉर्मेंस था अब तक वर्ल्ड कप में, वो फोर्थ नंबर पे आए थे ओवरऑल, और वो भी कब? इनाग्रल एडिशन में। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो किसी में भी इसको पूछ सकता है, वो चाहे वो एनडीए का हो, सीएपीएफ का हो, सीडीएस का हो, या हमारे आईएएस का हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए रिवाइज करनी होगी। फिर हमारे ये जो कोच है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा, जॉर्ज मरीने। उसका एक्चुअली ये लोग जो प्रोनाउंसिएशन है, डच कोच है ये। तो इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो मरीने वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आपको इनके कोच का भी नाम पता होना चाहिए। हमारे जो हॉकी की टीम के जो वुमेंस हॉकी टीम के जो कोच है वो। और ये फिर हमने क्वालिफिकेशन कैसे लिया था वो भी यहाँ डिस्कस हो रहा है कि द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वॉज सिक्योर्ड ऑन होम सॉइल, हमारे ही इंडिया में, आफ्टर अ परफेक्ट कैंपेन इन द FIH नेशंस कप, अर्निंग प्रमोशन बैक टू द प्रो लीग फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो बेसिकली हमने ये जो क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप का वो हमारे ही इंडिया में इसको हमने सिक्योर किया था। अब है मल्टीलिंगुअल AI स्पीच मॉडल। तो बेसिकली क्या होता है कि AI के अंदर जो वर्ल्ड की रिनाउंड जो लैंग्वेजेस है, जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो लार्जली उन्हीं लैंग्वेज को वो सपोर्ट कर रहा है। तो जो बाकी के जो लोकल लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट्स है, उसके ऊपर भी वर्क होना चाहिए, और वही वर्क हुआ है। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इनकी जो लैब है स्पायर लैब, इन कोलैबोरेशन विथ आर्ट पार्क एंड गूगल, दे हैव रिलीज्ड श्रावणी। ये नाम आपको याद रखना होगा, श्रावणी, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल इंडियन स्पीच रिकग्निशन मॉडल ट्रेंड ऑन 65 इंडियन लैंग्वेजेस। ये भी आपको फिगर ध्यान में रखना होगा, 65 लैंग्वेज। श्रावणी, इंडियाज फर्स्ट मल्टीलिंगुअल इंडियन स्पीच रिकग्निशन मॉडल, 65 इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर वो मॉडल किया हुआ है, and dialects including over 40 languages that today's speech recognition system do not officially support। सोचो ये इतना बड़ा आंकड़ा है, 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट ही नहीं करता इंडिया में जो बोली जाती है। डिजाइन टू टेक स्पीच AI बियॉन्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, श्रावणी एक्सटेंड्स ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन टू सेवरल रीजनल एंड नॉन शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस दैट रिमेन अंडर सर्व बाय एग्जिस्टिंग स्पीच टेक्नोलॉजी। जो बात मैंने अभी ये आर्टिकल का डिस्कशन करने के पहले ही बोली थी। द मॉडल इज फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल ऑन हगिंग फेस, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, अंडर MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में इनका जो लाइसेंस है इसके अंडर हगिंग फेस। देन व्हाइल मोस्ट स्पीच AI system work efficiently only for a handful of dominant languages, ये भी मैंने शुरुआत में बोल दिया था, leaving many of the languages and dialects spoken across India without reliable speech to text capability। श्रावणी address this issue या ये gap को, and it covers 20 scheduled languages and 45 regional languages and dialects, potentially opening speech AI capabilities to around 25 करोड़ people, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। As per 2011 census, whose languages are not properly handled by current system।
द मॉडल सपोर्ट्स लैंग्वेजेस सच एस गारो, अंगिका, चकमा, कॉकबोरॉक, तुलु, बुंदेली एंड बज्जिका। तो यूपीएससी ने इसके पहले 3 ट्राइबल लैंग्वेजेस का ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, बोला था कि ये क्या चीज़ है, पूछा था कि ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए आपको ये सारे लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, स्पेशली ये अंगिका, चकमा, कॉकबोरॉक, तुलु, बुंदेली, बज्जिका। तो ये लैंग्वेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। At Indian Institute of Science, research has always been in service to the nation, and Shravani, serving more than 60 Indian languages, is contributing towards, मतलब ये जो डायरेक्टर है वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिसर्च है ऑलवेज बीन इन सर्विस टू द नेशन, एंड श्रावणी सर्विंग मोर देन 60 इंडियन लैंग्वेजेस, और इसी के ऊपर ये इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब अगेन, अब ये तो इसके पहले हमने फीमेल जो हॉकी की टीम थी उसके बारे में डिस्कस किया था, अब ये मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में। वाइल इंडिया सेलिब्रेट्स 80th इंडिपेंडेंस डे, इट्स मेन हॉकी टीम विल ओपन इस वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट वेल्स इन एम्स्टेलवीन, एमिंग टू एंड 51 ईयर मेडल ड्रॉ। मतलब 51 ईयर से हमने कोई मेडल जीता ही नहीं है, अभी तक कोई मेडल जीता नहीं है। और 51 ईयर्स हो गए हैं। इट वन इट्स लास्ट मेडल when Ajit Pal Singh led side lifted the trophy in Kuala Lumpur in 1975 during the pre-synthetic turf era। ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में देना होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हमने लास्ट इस ट्रॉफी को मेडल को जीता था तो हमारे कैप्टन कौन थे, अजीत पाल सिंह, और तब कौन सा एरा था, सिंथेटिक टर्फ एरा के पहले वाला एरा था। तो ये दोनों पॉइंट ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट इन द प्रेजेंट हरमनप्रीत सिंह कैप्टन साइड। तो बेसिकली जो हमारे मेल कैप्टन है वो हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। एंड हैज़ ग्रोन आफ्टर, बेसिकली ट्रस्ट इन द प्रेजेंट हरमन सिंह कैप्टन साइड हैज़ ग्रोन आफ्टर इंडिया ब्रोक अ 41 ईयर ओलंपिक्स जिंक्स with a bronze in Tokyo 2021 and retained it in Paris 2024। तो हमने बैक टू बैक ब्रॉन्ज जीता है ओलंपिक्स में, तो इसलिए हमारी होप्स जो है वो बहुत बढ़ चुकी है अंडर द कैप्टनशिप ऑफ हरमनप्रीत सिंह। अंडर कोच क्रेग फुलटन, ये हमारे मेंस टीम के कोच हैं। द टीम वन द एशियन गेम्स गोल्ड 2023, ओलंपिक ब्रॉन्ज इन 2024 एंड एशियन कप 2025 which help us to qualify the World Cup। तो ये भी important है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। And despite finishing 8 in the FIH Pro League 2025, India show positive signs by defeating world champions Germany and Olympic champion the Netherlands। ये भी आपको facts information ध्यान में रखनी होगी प्रीलिम्स के हिसाब से। Comprising 2-time Olympic medalists and promising youngsters, the team placed 6th and 9th in last 2 edition। तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था इसके पहले जो एडिशंस हुए थे वर्ल्ड कप के, वो इसमें एक बार हम 6th थे, एक बार 9th थे, तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। सो नाउ द टारगेट इज़ अ हायर फिनिश इन द वर्ल्ड कप, एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू रिटेन एशियन गेम्स गोल्ड, एंड देन फिर 2028 ओलंपिक्स आएगा वो। एंड जो हमारी फीमेल की जो कैप्टन है वो बेसिकली सलीमा टेटे है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज़ फ्रॉम झारखंड, ठीक है। तो ये आपको इनका नाम पता होना चाहिए। एंड हैज़ रीबिल्ड अंडर द डचमैन शॉर्ट मरीने या मरीने। इनके प्रोनाउंसिएशन जो है डच के वो बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए आई डोंट नो कि मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा या नहीं, बट ये इनका नाम है। एंड आवर कैप्टन इज सलीमा टेटे। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें है डिस्कस करने के लिए। बस एक पॉइंट आपको ध्यान में देना होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप फॉर बोथ जेंडर्स इन्वॉल्विंग 32 टीम्स ऑल टुगेदर विद अ न्यू एंड ट्रिकी फॉर्मेट इज को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। तो ये दोनों जेंडर का वर्ल्ड कप जो है वो
ये दोनों कंट्रीज ही होस्ट कर रही है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में देना होगा वाइल डूइंग द रिविजन, क्योंकि यू कैनॉट नेग्लेक्ट द स्पोर्ट्स फीचर्स। जो स्पोर्ट्स के सवाल आ रहे हैं, हालांकि लास्ट ईयर जो मतलब एटलीस्ट 2026 में जो सवाल पूछा गया था थोड़ा टफ था, जो टेनिस की एसोसिएशंस होती है उसके ऊपर, बट यू नेवर नो कि यूपीएससी क्या सवाल पूछ ले, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि बोथ द जेंडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन डिस्पाइट द इंडियन हॉकी लीग एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू फॉरेन प्लेयर्स, द टीम ऑफ 200 cap players and 11 debutant may find it tough to match 1974's fourth place finish. रैंक्ड 9th जो हमारी वुमेंस की टीम है वो 9th है अभी। इंडिया प्लेस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना ऑन अगस्त। ये सब आपकी अभी ज़रूरत की टीम नहीं है, मतलब ज़रूरत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है बस, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं। अब ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम है रशिया एंड जापान के ऊपर, बेसिकली टेरिटोरियल। तो ये एक लोकेशन बेस्ड है, प्रीलिम्स के काम में आपके आएगा। बेसिकली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे मेड हिज फर्स्ट विजिट टू द कुरिल आइलैंड्स, अ मॉस्को कंट्रोल पैसिफिक आर्कीपेलागो। तो ये आपके काम में है कि भाई कहाँ है कुरिल आइलैंड्स, मॉस्को पैसिफिक आर्कीपेलागो है ये। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी कुछ भी डाल देगी, जो रॉन्ग आंसर्स है, ओशियंस है वो। एंड दैट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय जापान विच वॉइस अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ओवर द ट्रिप। तो जब ये वहाँ गए तो जापान ने अपना प्रोटेस्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड किया, दे रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट। पुतिन विजिटेड द फिश प्लांट, ये सब आपकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? इतुरप, वन ऑफ द वोल्केनिक चेन्स सदर्न आइलैंड्स, ठीक है। तो ये भी लोकेशन बहुत ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। Japan asserts territorial rights to the 4 southernmost islands of the chain, which calls Northern Territories. The Soviet Union took them from Japan in the final days of the Second World War, and the dispute kept the countries from signing a peace treaty formally ending the hostilities. तो ये जो फाइनल डेज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तब सोवियत यूनियन ने इसके ऊपर अपना मतलब कब्जा कर लिया था। तब से इन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, एंड दे हैव नॉट साइन एनी पीस ट्रीटी रिगार्डिंग इट, फॉर्मली नॉट साइन। द नदर्न टेरिटरीज इंक्लूडिंग इटोरोफू आइलैंड आर जापान्स इनहेरेंट टेरिटरीज बोथ हिस्टोरिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली ये भी इसका नाम ही है, या तो यूपीएससी ये वाला नाम लेगी या ये वाला, और आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी, द नदर्न टेरिटरीज। तो ये सारे लोकेशन बेस में ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि इसकी कोई यूटिलिटी है। अब नाउ पार्लियामेंट क्लियर्स माइनिंग रिफॉर्म्स। तो इसमें इस आर्टिकल में 3 पॉइंट्स मुझे मिले थे, तो ये 3 ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रिसेंटली पार्लियामेंट हैज़ क्लियर्ड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 which seeks to restrict the power of states to levy taxes on mineral rights and mineral rich lands amid criticism from the opposition that legislation runs contrary to the fiscal federalism. ये ऐसे वर्ड आपको यूज़ करने पड़ेंगे मेंस के आंसर्स में कि इट रन्स कॉन्ट्ररी टू द फिजिकल फेडरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये तो बिल पार्लियामेंट ने क्लियर हो गया, अब फिर प्रेसिडेंट भी साइन कर ही देंगे। तो इसीलिए जो अपोजिशन है या जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उनका ये कहना है कि इट इज़ कॉन्ट्ररी टू देयर राइट्स एंड फिजिकल फेडरलिज्म एज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेंटर वॉज सीकिंग टू रेगुलेट द मेजर मिनरल्स। ये मेजर मिनरल्स में क्या आते हैं? सच एज कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, कॉपर एंड मैंगनीज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि मेजर मिनरल्स ये सारी चीज़ें हैं। द स्टेट्स हाउएवर विल कंटिन्यू टू हैव पावर्स ओवर 49 माइनर मिनरल्स। अब ये जो माइनर मिनरल्स है, इसके ऊपर पूरा स्टेट्स का अधिकार है। अब ये लिस्ट में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई और गूगल, वहाँ से आप लोग ये देख लेना कि ये 49 माइनर मिनरल्स कौन कौन से हैं। वहाँ से आप जाके ये सारी चीज़ें ढूंढ के निकाल लेना, क्योंकि यहाँ लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
एंड आई नेवर वांट टू वेस्ट योर टाइम इन डूइंग सच थिंग। जो क्लरिकल काम आप अपने आप से कर सकते हो वो मैं यहाँ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, फार्मा एक्सपोर्ट्स मेंटेन ग्रोथ। तो बेसिकली ये जो है हमारा फार्म एक्सिल, ठीक है, द फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मतलब बेसिकली फिगर्स रिलीज़ किए हैं ऑफ Q1 जो भी जून में एंड हुआ है। तो उसमें ये Q1 हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बेसिकली हम लोग जो ड्रग्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। तो वो क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, ये हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि है अकाउंटिंग फॉर 73.85%। तो ये सारी चीज़ें यू कैन कोट इन योर मेंस, और ये प्रीलिम्स में भी यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड लार्जली बाय इंडिया। तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या आएगी, वो है आपके बल्क ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। ये जो क्वार्टरली फिगर्स आते हैं ये आपके कोई काम की बात नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो। बट लार्जली ये जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक है, जब इसमें इतना डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेगी नहीं। तो यू कैन रिमेंबर सच थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। क्या फर्स्ट जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, बल्क ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स, ठीक है। एंड फिर नाफ्टा, यूरोप, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन टुगेदर कंटिन्यू टू बी द की डेस्टिनेशंस रीजन वाइज, अकाउंटिंग फॉर नियरली 75% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो ये जितने भी रीजन हैं ये सारे 75 एक्सपोर्ट हमारा सारा इधर ही जाता है। नाफ्टा अलोन वॉज द लार्जेस्ट मार्केट अकाउंटिंग फॉर 34.28 ऑफ द एक्सपोर्ट। तो नाफ्टा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल्स के लिए। एंड कंट्री वाइज फिर यहाँ पे इन्होंने नाम डिस्कस किए हैं कि द US वॉज इंडियाज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, फॉलोड बाय ब्राज़ील एंड देन UK एंड देन नेदरलैंड्स एंड देन फ्रांस। एंड द टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके ध्यान में होनी चाहिए कि रीजन्स वाइज, कंट्री वाइज हम लोग हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो कौन कौन से कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ये तीनों चीज़ें आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा, अगर हमारे पास अभी समय है तो। एक लोकेशन है जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछी थी, जिसका नाम है खोर फक्कन पोर्ट। ये आज न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, इसके ऊपर मैंने एक MCQ बनाया है इस पोर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसके ऊपर मैंने MCQ बनाया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाकर इसको सॉल्व कर सकते हो और वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने इतने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग या आपको फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन वहाँ शेयर कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल मैं नए आर्टिकल्स के साथ में डेली करंट अफेयर एलिक्सर को लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।